से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश की वजह से जहां फसलों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं हमारे किसान भाई भी इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन इस घड़ी में हौसला बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि कोई भी समस्या है तो उसका कुछ ना कुछ समाधान जरूर होता है। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय होगा बेमौसम बरसात का कहर और उसके बाद का प्रबंधन। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। और अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। प्याज उत्पादन में बढ़ोतरी के आसार, आंकलन रिपोर्ट जारी। मुर्रा भैंस मूत्र से तैयार कटड़ी विकास की ओर, क्लोन सफलता देश का गौरव। मधुमक्खी ने बढ़ाया खीरा उत्पादन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल रावल। अब खबरें विस्तार से। बढ़ती गर्मी देश में प्याज की बढ़ती मांग लेकर आती है। देश के कुछ हिस्सों में इसकी कमी हर वर्ष की घटना बनी हुई है, मगर इस वर्ष इस समस्या को धता बताते हुए जहां अधिक उत्पादन की आशा की जा रही है, वहीं इसकी उपलब्धता की दिशा में भी योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। पेश है ये रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी हर वर्ष देश के बड़े भाग में जहां ताप बढ़ाती है, वहीं प्याज की कमी रुलाती भी है, मगर इस वर्ष प्याज उत्पादकों की मेहनत रंग लाई है। सरकारी आंकलन के अनुसार इस वर्ष प्याज उत्पादन का आंकड़ा 195 लाख टन तक जा पहुंचेगा। सरकार द्वारा शहरों में इसकी बिक्री सरकारी कार्यालयों, प्रमुख स्थानों और मोबाइल वैन द्वारा कराए जाने की योजना बनाई है। यह प्रणाली इस प्रकार लागू की जाएगी ताकि प्याज उत्पादक और उपभोक्ता दोनों लाभान्वित हो सके। दुधारू पशुओं में क्लोन्ड पद्धति से नवजात का जन्म भारत के लिए गौरव बनता जा रहा है। देश में पहली बार मुर्रा भैंस के मूत्र से कोशिकाएं लेकर तैयार की गई अपूर्वा कटड़ी अपने विकास की ओर है। पेश है ये शोधपरक रिपोर्ट। देश में श्वेत क्रांति की प्रतीक भैंस से अधिक दुग्ध उत्पादन लिए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में हाल ही में करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा श्रेष्ठ मुर्रा भैंस के मूत्र से दाता कोशिका अलग कर हैंड गाइडेड तकनीक द्वारा क्लोन्ड कटड़ी तैयार की गई है। पशुधन विकास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारत का गौरव बन पड़ी है। भारतीय आहार में सलाद के रूप में खीरा खासा लोकप्रिय है। कृषि वैज्ञानिकों की शोध बताती है कि इस समय भरपूर खीरा उत्पादन के पीछे कटर बनी मधुमक्खी की विशेष भूमिका रही। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। स्वाद, सलाद और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर खीरा आज जहां खासी मांग लिए हुए है, वहीं इन दिनों देश में इसका भारी उत्पादन भी सामने आ रहा है। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध परीक्षण परिणाम बताते हैं कि खीरे में 74.9% फल सेटिंग मधुमक्खी परागण के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार जहां खुला परागण में खीरा उत्पादन 8 टन प्रति हेक्टेयर या तो वही मधुमक्खी द्वारा परागित फसल को 11-12 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार प्राप्त हुई। ज्ञात हो कि यह पैदावार मधुमक्खी पालन के लिए प्रमुख डिब्बों से बढ़ाई गई। बदला मौसम कुछ गर्माहट लेकर आया है। आखिर इस मौसम की देश के विभिन्न भागों में क्या स्थिति है और आपको क्या कुछ विशेष कृषि कार्य करने हैं, आइए जाना जाए। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। सिक्किम, आसाम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के सभी भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है व उम्मीद है तेज हवा के साथ बारिश हो। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के सभी भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। पंजाब व हरियाणा में बादल और उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है,
अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। पिछले दिनों जो बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हुई थी, उसकी वजह से रबी की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था और इससे किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। बेमौसम हुई इस बरसात के बाद किसानों को राहत देने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। खेती एक लंबे समय से मौसम का जुआ कही जाती रही है, लेकिन इधर कुछ एक नए शब्द और आ जुड़े हैं। यानी खेती अब आंकड़ों की भाषा में पनप रही है। इतने प्रतिशत उसमें खाद डालिए, इतने प्रतिशत कीटनाशी दीजिए, इतने प्रतिशत बीज होना जरूरी है, इतने प्रतिशत आपको दवाएं छिड़कनी है। सारी आंकड़ों की भाषा है। लेकिन एक मैं बड़ी रोचक सी कहानी आपको बताता हूँ। वो ये है कि एक परिवार को एक नदी पार करनी थी। उस परिवार में कोई 6 फुट का था, कोई 4 फुट का था, कोई 5 फुट का, कोई 3 फुट का। सबका माप जो कर लिया गया और उसका फिर औसत निकाल लिया गया और औसत के हिसाब से लोग उसको पार करने लगे तो पता चला हर कोई उसमें डूब गया। यानी कि लेखा जेखा जौका त्यों और सारा कुनबा डूबा क्यों। स्थिति खेती की वही है कि समय पर बुआई भी हो गई, समय पर बीज भी आ गया, लेकिन बेरहम बेमौसम बरसात आई और सब कुछ डुबो गई। सब कुछ डुबो गई, किसान तबाह हो गया। इस दिशा में क्या कुछ हो रहा है, एक अर्थशास्त्री क्या सोचता है, एक पत्रकार ने आंखों देखा क्या हाल बयां किया, ऐसी कुछ बातों को जोड़ करके हम आपके सामने एक अपना विशेष कार्यक्रम लेकर के आए हैं। मैं आपकी मुलाकात आज के अपने विशेषज्ञों से करा देता हूं। आप हैं डॉक्टर सुरेश पाल जी, जो एक सुप्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री है, साथ साथ कृषि वैज्ञानिक भी हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कार्यरत हैं। और आप हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी। अरविंद कुमार सिंह जी जो एक वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं और राज्यसभा टीवी चैनल जो है उसमें एक लंबे समय से कार्यक्रम तो देते ही हैं, साथ साथ किसानों के बीच जाकर के उनका दर्द भी सुनते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो स्थिति रही बेमौसम बरसात की, एक कृषि अर्थशास्त्री के तौर पर, एक वैज्ञानिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इतनी सब उन्नति होने के बावजूद भी जो कृषि की निर्भरता है मौसम के ऊपर, वो अभी भी बरकरार है जी। इसका जो जीवंत उदाहरण है हमको इस साल देखने को मिला है। जबकि थोड़ी बहुत बरसात जो है इस सीज़न में हो जाती थी, वो आमतौर पर अच्छी होती थी खेती के लिए, लेकिन इस बार जो बरसात हुई ये औसत से बहुत ज़्यादा हुई है और बरसात के साथ साथ में ओले भी गिरे हैं और उसके साथ में जो है तेज़ हवाएं भी चली हैं। तो इससे जो हमारी रबी की फसलें थी उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी सालों के बाद में ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा नुकसान रबी की फसलों को हमारी बेमौसम बरसात और ओलों की वजह से, वो तेज़ हवाओं की चलने की वजह से हुआ है। तो इससे हमको पहले तो ये देखना है कि ये जो आपदा आई है, जो हमारे किसान हैं जिस क्षेत्र में आई हैं वहाँ पर ज़्यादातर छोटे और मंझले किसान हैं। तो उन छोटे और मंझले किसानों की हम आर्थिक सहायता कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़े ही प्रभारी जो कदम उठाए हैं, उसमें जैसे किसानों को अनुदान देना, काफ़ी अच्छी राशि उन्होंने इस अनुदान के लिए रखी है। लेकिन हमको ये देखना है कि राज्य सरकारें जल्दी जल्दी इस राशि को कैसे किसानों तक पहुंचाएं। दूसरी बात ये इसके साथ ये आती है कि जो हमारी फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें गेहूं जो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए, हाँ, खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी हमारी ये जो सरसों है जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है,
जिससे हम तेल का आयात कम कर सकें। तो इन दोनों फसलों में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो इससे होता है कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि अनुमान है कहीं 5%, 6% हो सकता है, कहीं थोड़ा ज़्यादा भी हो, इतना उत्पादन कम होगा। लेकिन इसको अगर हम देखें कुछ टोटल क्वांटिटी में मिला के वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसका जो महत्व है हमारी खाद्य सुरक्षा के ऊपर भी थोड़ा इसका प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। अरविंद जी, कुछ कपास उत्पादक क्षेत्रों में भी गए, वहाँ की स्थिति भी बिगड़, तो पूरी तरीके की आंखों देखी स्थिति क्या है? डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा डॉक्टर साहब ने कि कुछ बातें कही, अभी क्या है कि किसान न सिर्फ मौसम से जूझ रहा है बल्कि उसको दुनिया के बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे कपास को ले लीजिए आप, और गन्ना दूसरा शिकार उसका बना है। अब आप देख लीजिए कि कपास में जो है, जो 2012-13 में जो 7100 रुपये कुंटल तक जो है उसके रेट गए थे, आज वो 4000 से नीचे चले गए। और उसी तरीके से जो है गन्ने में इस समय आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 21,000 करोड़ रुपए किसानों का बकाया हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो एक बड़ी बात आ रही, जो किसानों की ओर से जो बात उठ रही है कि जो खासतौर पर जो असंचित इलाकों की जो खेती है वहाँ किसानों की खेती की लागत बढ़ती जा रही है जो है। और अगर असिंचित इलाकों की सब्सिडी की बात करेंगे तो असिंचित इलाकों में अभी भी सब्सिडी का जो स्तर है उस सिंचित इलाकों की तुलना में कम है। लेकिन इस बार ही जो है, जो वहाँ कृषि वैज्ञानिकों से हमने बात की, जो पाया जिस तरह से एक के बाद एक बेमौसमी बारिश ने नुकसान जिस तरह से पहुँचाया है, काफ़ी उसमें नुकसान हुआ। और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन का एक असर दिखने लगा है। जिन जगहों पर उस तरह की प्रजातियाँ रही हैं जो जलवायु परिवर्तन से झेल सकें, वहाँ तो नुकसान कुछ कम हुआ है, लेकिन जहाँ ऐसा नहीं हुआ वहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को अपने राहत और आपदा प्रबंधन तंत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है और जनोन्मुखी बनाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इस पर जो है राज्य सरकारों को ज़्यादा संवेदनशील, उदार और एक संवेदनशील तंत्र खड़ा करने की ज़रूरत होगी। डॉक्टर सुरेशपाल जी, एक वैज्ञानिक के तौर पर, एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि जो खेती है वो एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभर के आता है कि मतलब जो भी भविष्य में खतरे पैदा हो रहे हैं और उनको हम एक तरीके से प्रबंधन कर सकें, तो उस दिशा में अब जो हो गया उसके लिए अब आगे किसान क्या सोच सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आती है उसकी सूचना सभी को बराबर देनी चाहिए। जैसे मान लिया बरसात हो रही थी तो किसानों के भी अपने तरीके होते हैं कि वो जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी आपदा होती हैं, तो किस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम इसकी जानकारी किसानों को दें, जो मौसम विभाग देता रहता है कि भाई अभी बरसात होनी है या कितनी बरसात होनी है, तेज़ हवाएं चलेंगी। तो किसानों के जो अपने तरीके होते हैं ऐसी आपदा से निपटने के, उसको सुचारू रूप से जो है वो अमल में ला सके। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये होती है कि भाई हमारा जो है जो प्रोडक्शन कम हो गया उसके लिए क्या होता है, तो हमारे जो बफर स्टॉक हैं उसका जो उपभोक्ता पे क्या असर पड़ता है, उसको हम कैसे जो है उसका निवारण कर सकें। तो हमारा बफर स्टॉक है, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, दूसरी बात ये होती है। तीसरी बात ये होती है कि जो प्राइस पे इफेक्ट होता है, वो प्राइस दोनों के अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, वो किसान के लिए भी अच्छा नहीं है, वो हमारे उपभोक्ता के लिए भी अच्छा नहीं है। पिछले बजट में एक स्कीम केंद्र सरकार ने जो लागू की थी, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, यानी हम जो मूल्य हैं कृषि का, तो उसको हम कैसे जो है स्थिर रख सकें जिसमें बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, जिससे किसानों पे जो है उसका विपरीत प्रभाव न पड़े और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके ऊपर भी उसका कोई विपरीत असर ना पड़े। तो बड़ी अच्छी स्कीम मैं समझता हूँ और ये डिपेंड करेगा कि हमारे जो राज्य सरकारें हैं वो किस तरह से इस स्कीम को जो है लागू करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इस तरह की स्कीम की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम जो है अपने किसानों का जो उत्पाद का जो मूल्य है उनको वो थोड़ा उसमें स्थिरता रहनी चाहिए, वो भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या जो राज्य सरकार है उसमें और केंद्र सरकार के बीच एक जो समन्वय की स्थिति होनी चाहिए, ताकि जो योजना आए खट से किसान तक पहुंचे, जो अनुदान दिया जा रहा है खट से किसान तक पहुंचे। इस स्थिति में जो रुकावट है उसके लिए क्या सोचते हैं आप? देखिए, जब पंजाब में गेहूं की बात आती तो उसको रेडियो वैरायटी कहते थे। हाँ, बहुत जो रेडियो प्रजाति, यानी हम किसानों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो हमारे पास जो तंत्र था वो आज संचार क्रांति के बावजूद वो कमजोर हुआ कहीं ना कहीं। तो उसके लिए राज्य सरकारों को युद्ध स्तर पर एक ऐसा मशीनरी खड़ा करना पड़ेगा जो कि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, आपको ये आपदा आई, आपदा का पूर्वानुमान अगर है
तो वो तब तक किसान सचेत नहीं हो सकता जब तक उसको जानकारी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो सबसे पहला काम तो ये करने की ज़रूरत है कि ये जो पूर्वानुमान हमारे पास हैं पहले की तुलना में हम ज़्यादा मौसम विभाग का, वो आप देखिए अभी जब पिछले बार दक्षिण भारत में एक आपदा आते आते जो रही उसके लिए कितना ज़बरदस्त जो है तैयारी कर ली गई थी, या कोसी की एक आपदा आते आते उसके लिए पूरी सरकार ने तैयारी कर ली। तो है यहाँ जो है डॉक्टर साहब 2-3 चीज़ों पर हमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पहला, ग्रामीण गोदाम योजना को और मजबूत बनाया जाए ताकि कम से कम जो, अब जैसे मान लीजिए रेडी है, अब इस समय आपने देखा होगा कि इस बरसात के बीच में बहुत सारे ऐसे किसानों के बहुत सारे गेहूं भीग गए। हाँ, जरूर ये हुआ कि भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि जो नमी का एक सर्टेन परसेंटेज तक जो है उन्होंने एक उदारता दे दी कि भाई वो MSP पर खरीदा जाएगा जो है। लेकिन सवाल यह है डॉक्टर साहब कि अभी भी पूरे देश के लगभग हर हिस्सों में MSP खरीद का एक मजबूत तंत्र नहीं बन पाया, जबकि धीरे धीरे करके जो है उसका जो सेकेंड ग्रेड रेवोल्यूशन वो दबे पांव तमाम इलाकों में आ गई है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने खेती को मजबूत बनाने के लिए विविधीकरण करना होगा, और विविधीकरण के लिए मानसिक तौर पर छोटा किसान तैयार हो जो कि 85% है, ताकि उसको जो है, और तो उसके लिए मजबूत जैविक खेती की बात हो रही, जैविक खेती वो करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन जो शुरुआती 3 सालों में जो कि उत्पादन में घटाव होता है, जब कम होता है, उस समय कोई सपोर्ट देने वाली एजेंसी हो, वहाँ भी राज्य सरकारों को करना होगा क्योंकि खेती उनका विषय है। तो मछली पालन से लेकर बागवानी तक के जो भी उपाय हो सकते हैं वो सारे उपायों को हमें युद्ध स्तर पर उसको आजमाने की कोशिश करनी होगी, और राज्यों को एक नई स्पिरिट के साथ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो उस समय की जो स्पिरिट थी उससे सोचना होगा। और ये सोचना होगा कि देश के कई हिस्से कृषि संकट से जूझ रहे हैं, और अब पहले जैसा नहीं। डॉक्टर साहब, पहले जो स्थिति थी कि जो हमारा असिंचित इलाका था वहाँ खेती की लागत बहुत कम होती थी। जैसे ज्वार है, फेंक देते थे आपको आपने पानी भी नहीं डाला तो हो जाता था जो है। अब वो पूरा का पूरा ज्वार का इलाका जो है वो कपास का इलाका बन गया है। वहाँ जो है अगर वहाँ खेती की लागत अगर आप देखिए पानी की जरूरत पड़ती है, एक बड़ा इलाका जो है बहुत ज़्यादा। छोटे और मझोले किसानों को समर्थन देने के लिए ज़्यादा मजबूत कदम उठाने की जरूरत होगी। और चूंकि छोटा किसान अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब उसको महंगे संयंत्र नहीं कर सकता, तो इसलिए पंजाब के पैटर्न पर अगर जिलों में नहीं, उसको ब्लॉक में, तहसीलों पर अगर कृषि यंत्रों की सुलभता हो जाए एक समय में, तो कुछ मौसम की मार से वो बच सकता है। जैसे मान लीजिए खेती में अगर उसको इस तरह से मिल जाए तो पोस्ट हार्वेस्ट के लिए वो जल्दी से जल्दी काम कर सकता है जो है। तो मुझे लग रहा है कि एक जो इस तरह की जो आपदाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये जलवायु परिवर्तन का संकेतक हैं, इससे जूझने के लिए तत्काल क्या करें, दीर्घकालिक क्या उपाय किए जाएँ, मध्यकालिक क्या उपाय किए जाएँ, भारत सरकार क्या उपाय करे, फसल बीमा की योजना को किस तरह से और मजबूत बनाया जाए, और किस तरह से किसान को उसके इकाई बना करके काम किया। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये कई पक्ष हैं, और फिर कृषि विज्ञान तंत्र कैसे काम करे और मीडिया कैसे काम करे, मीडिया की कैसे भूमिका ले। सुषमा जी, एक बात जो सामने आती है, जैसे कि थोड़ा बहुत अरविंद भाई ने भी इशारा किया कि प्राकृतिक आपदा आएंगी, और निश्चित तौर पर अगर हम उनकी पहले भी अगर घोषणा कर दें तो भी एक किसान को उससे जूझना ही पड़ता है। इसके जो वैकल्पिक जो रास्ते हैं, जैसे कि मतलब एक पशुपालन, और आज की स्थिति में जैसे आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ किसानों ने आत्महत्या की, मैं नहीं समझता कि आज तक कोई पशुपालक ने आत्महत्या की। ठीक है, ये शर्मा जी आपने बड़ी अच्छी बात कही। पहले जब हमारा कृषि का जो विकास उतना नहीं हुआ था, किसानों के पास में उतने साधन नहीं थे, तो ऐसे जो प्राकृतिक आपदा होती थी उससे बचने का तरीका ये होता था कि डाइवर्सिफिकेशन करें, विविधीकरण करें उसका। तो उसमें जैसे फसल आई तो उसमें जो है कोई कम अवधि की फसल थी, कोई लंबी अवधि की फसल थी, और उसके साथ में जो हमारा ये पशुपालन भी उसमें एक आता था। और पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है कि अगर छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो उसको भी वो जो है उस पर ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ता। ज़्यादा असर तब पड़ता है कि उसको कोई ऐसी लंबी बीमारी ऐसे हो जाए तो बड़ी मतलब वो उस पर उत्पादन पे काफ़ी प्रभाव डालती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा साधन है उनकी, किसानों के आय का, और जो उनको लगातार मिलता रहता है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, किसानों का जो रिस्क मैनेजमेंट आपने बात कही, जो उसको कैसे उसको मैनेज करते हैं फार्मर्स, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है पशुपालन का है। उसको पशुपालन से आमदनी भी होती है। अगर उसको पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत हो तो कभी कभी क्या करते हैं किसान, सबसे पहले जो है पशु को बेचेगा, जिससे उसको थोड़ी आमदनी, उससे पैसा उसके पास में आ जाए, और जब अगली फसल अच्छी होती है तो वो दोबारा फिर उसको खरीद लेता है। तो पशुपालन
इनकम भी देता है। और ये आजकल जो डाइवर्सिफिकेशन है उसमें पशुपालन है और जो जिससे अधिक आमदनी होती है, ये सब्जी हैं, फल हैं, तो ऐसा काफ़ी इम्फेसिस होता है। लेकिन इसके साथ में जो है दूसरी बात ये साथ में आती है, जैसे सिंह साहब ने कहा कि ये सारी चीज़ें बाजार के लिए होती हैं। तो एक तो नुकसान हुआ किसान को प्राकृतिक आपदा से हुआ, उपज कम हो गई या फसल जो है खराब हो गई जैसा इस बार हुआ। दूसरा ये होता है कि आजकल जब बाजार जैसे एक साथ मिल रहा है तो दूसरे क्षेत्र में क्या हो रहा है या इवन दूसरे देश में क्या हो रहा है उसका सीधा प्रभाव भी किसान के ऊपर पड़ता है। जैसे व्हीट का जो प्रोडक्शन कम हो गया तो जो व्हीट बाकी एरिया में जहाँ वहाँ नुकसान नहीं हुआ लेकिन उनको भी इसका इफेक्ट जो है पड़ेगा। ऐसे दूसरे देश में मान लिया कहीं प्रोडक्शन कम हो गया तो उसका इफेक्ट भी थोड़ा बहुत हमको इंडिया में देखने को मिलता है। तो इसलिए जो बाजार का जो रिस्क है जिसको हम बोलते हैं, जो प्राइस का रिस्क है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उसके लिए भी हमको जो है कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और सरकार का इसमें प्रयास है। एक फसल बीमा या पशुपालन के लिए जो बीमा है वो सभी के लिए है तो उसको प्रमोट कर रही है, लेकिन अभी वो उतना प्रचलित नहीं है किसानों के बीच में। तो आवश्यकता है कि हम जो है उस पर ध्यान दें, अपने मीडिया के साथ में उसको थोड़ा हम जोड़ें कि भी हमारी जो स्कीम है उसमें काफ़ी कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी आ रही हैं, सरकारी कंपनी भी हैं, तो उनको कैसे हम जो है उनकी उन जो हमारी जो ये स्कीम्स हैं इनको हम किसानों तक कैसे ले जाएं और किसानों को हमको बताना पड़ेगा। जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम पूरा अपनी संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं। जब हमारा सिस्टम डिस्टर्ब होगा, किसी भी बाहर से कोई ऐसा शौक आएगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको बड़ी ही तत्परता के साथ में, सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या रोल आता है। तो सबको मिलके ऐसी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना चाहिए और उसमें जो है जितना जल्दी हम कर सकें अपनी कृषि को ऐसी आपदाओं को एक तरह से जो कहते हैं कि उसमें रेजिस्टेंट डेवलप करें। तो जितनी जल्दी हम ऐसा कर पाएंगे वो हमारी एग्रीकल्चर के लिए भी और हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अरविंद भाई, यहाँ पर दो चीज़ जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, एक तो उद्योगों की बात हुई, तो छोटे और जो लघु उद्योग हैं उनकी बात की जाए, बाजार की जैसे आप बात करें तो केंद्र सरकार की दो योजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं। एक तो वो राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जो वो लेकर के आए हैं बजट में, और एक मैं समझता हूँ एक उससे एक स्थिरीकरण की बात सामने आती है, और दूसरा जो प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना है उसमें एक कुशल कारीगर और एक उद्योगों के लिए एक अच्छा मतलब एक रास्ता नया ढूंढ रहे हैं जिससे कि ऐसी आपदाओं से भी उस समय जूझा जा सकता है। निश्चित तौर पर अभी सरकार ने कुछ योजनाएं ली हैं, खासतौर पर कौशल विकास। इस तरह की एक योजना शुरू में जो है, जैसे लुहार हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे जो कारीगर हैं उनको मतलब और ज़्यादा उन्नत औजार दिए जाएं। खेती किसानों के साथ आप ये देखिए जो गाँव की जो फसल पर निर्भर जो एक मजदूर होते थे, मजदूर भी नहीं, वो एक तरह से वो ग्रामीण समाज के मुख्य अंग होते थे, सबसे जरूरी लोग होते थे, वो धीरे धीरे करके पलायन कर गए क्योंकि उनके उस हुनर की कोई कीमत रह नहीं गई थी गांव में। तो अब उनको फिर से नए सिरे से, क्योंकि ऐसा है कि कितने भी हम प्रगतिशील हो जाएं लेकिन अपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हम अलग हो नहीं सकते। तो अब मुझे लगता है कि उन चीज़ों पर जो काम हो रहा, खासतौर पर स्किल डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है। बाजार निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और पिछले एनडीए सरकार में जो मंडी सुधारों की दिशा में एक कोशिश की गई थी वो पिछले बीच के काफ़ी दौर में वो हो नहीं पाया। लेकिन मंडी भी देखिए राज्यों का विषय है, उसमें अब कुछ जो मंडियां बहुत अच्छी हैं वहाँ टैक्सेशन का बड़ा भारी दबाव है, वहाँ बाहर से कोई माल खरीदने नहीं आ रहा। यहाँ तक कि जो पंजाब की जो मंडियाँ हैं 14.5% टैक्स है वहाँ। तो अब वहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं आएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में आ रहे हैं लोग, राजस्थान में लोग खरीदने आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मंडियों के बारे में एक ठोस स्वरूप सामने आ रहा है, और मुझे लगता है कि मंडी सुधर जाए अगर तो किसानों की काफ़ी हद तक जो है दिक्कतें सुधर सकती हैं। और मंडियाँ भी रिमोटेस्ट इलाकों में होनी चाहिए, जी, जहाँ जहाँ नहीं है, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं वहाँ हो। और किसानों को यातायात के लिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वगैरह बनी है, उससे कनेक्टिविटी हो गई है, लेकिन अब किसानों को भी, जो छोटा किसान है उसको भी मंडी तक ले आने के लिए सब्सिडी देने की कुछ इस तरह की भी तंत्र किया जाए। तो मुझे लग रहा है या खुद ही गांव तक, जैसे कुछ कंपनियों ने बनाए हैं, गांव तक अपना तंत्र बनाया है कि वो खुद वसूली कर सकते हैं वहाँ से। कपास में भी पुराने कारोबारियों ने बनाए हुए, वो गाँव से वसूल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के लाना होगा तो थोड़ा सा इससे सुविधा हो जाएगी। लेकिन वहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी आती है। जिम्मेदारी ये है कि आपके लिए सरकार सजग होकर के योजनाएं बना रही है,
वहीं दूसरी बात, जैसे अभी इस चर्चा में कुछ बातें निकली कि देखिए अब जो स्थिति थी उससे तो कोई मतलब बीत गई सो बात गई, और भोर हुई तो रात गई। अब वो स्थिति वो सामने आ गई है और आपने बहुत कुछ जूझ करके बहुत कुछ नया किया है और नई चीज़ों को अपनाया है। वही किसान के साथ वैज्ञानिक भी वही बात बोल रहे हैं कि खेती, एक खेती पर निर्भर मत रहिए, खेती में विविधीकरण बहुत आवश्यक है। तो विविधीकरण कीजिए। जब आपकी अधिक कोई आमदनी वो हो जाती है, उत्पादन हो जाता है, तो उसके आप उत्पाद बना करके तैयार करिए, अच्छा बाजार मिलेगा, बाजार व्यवस्था आपके साथ है। अब ज़रूरत है तो आपकी सही सोच की, और हाँ, आप आगे बढ़ कर के आइए और इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए स्वयं आगे आइए और स्वयं बात कीजिए। और यही नहीं, अपने तक सीमित मत रखिए, बल्कि जो साथ के पीड़ित साथी हैं उनको भी बताइए, ताकि हम खेती को एक नया रूप दे सकें, खेती को हम सुधार करके वहाँ तक पहुँचा सकें जिससे कि हमारी पुरानी थाती, हमारे देश की थाती है, हमारा पशुधन और खेती के बीच की खाई समाप्त करें, क्योंकि पशुधन आपको ऐसी संकट की स्थिति में भी बचाएगा। किसान भाइयों बहनों, हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद आपके मन में उम्मीद की किरण जरूर जागी होगी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये जानने के लिए हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे कुछ और नई कृषि जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ नमस्कार।